हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया था और प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था जो सीवेज होता है उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है। तो आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में उसे हम उसका एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जो सीवेज होता है, सीवेज का जो ट्रीटमेंट हमने किस प्रकार पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने देखा था जो सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, फिर सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी में हमने क्या देखा था, प्राइमरी जो है वो फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस के द्वारा जो सीवेज है, सीवेज का जो कूड़ा होता है उसे बाहर निकाला जाता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारे पास दो आते हैं, यहाँ पे स्टेप आते हैं। पहला है फिल्ट्रेशन और सेकंड है सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में हमने क्या देखा था, फिल्ट्रेशन में जो तैरता हुआ कूड़ा था उसे स्क्रीन के द्वारा छान लिया जा रहा था। जैसे कि आपने इमेज में देखा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है और स्क्रीन से क्या हुआ, सीवेज का पानी पास हुआ, जो तैरता हुआ कूड़ा था वो निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, इस पानी को कहाँ पे डाला गया, सेडिमेंटेशन टैंक में। सेकंड में क्या हुआ कि जो पानी था, जो तैरते हुए कूड़े को अलग करके उस पानी को सेडिमेंटेशन टैंक में डाला गया। उसमें क्या था, जो धूल मिट्टी के कण थे, जो बहुत महीन जो कण थे वो नीचे बैठ गए थे। जब नीचे बैठे तो उसे हमने क्या कहा था, उसे हमने कहा प्राइमरी स्लज। अब ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये क्या है, यही है प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज को क्या क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया और जो बचा था उसे हमने क्या कहा था, उसे हमने कहा था एफ्लुएंट। अब इसी एफ्लुएंट का क्या होना था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होना था। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी कि यहाँ पे इसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोब का यूज होगा। तो हमने क्या देखा, हमने इमेज में देखा, पहले क्या हो रही है, स्क्रीन के थ्रू यहाँ पे क्या हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, छना जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ग्रिड था, ग्रिड चैम्बर में फिर से क्या हो गया, ग्रिड को फिर एक चैम्बर में रखा गया, उसे सेडिमेंट करने के लिए रखा गया। सेडिमेंट से क्या हुआ, जो प्राइमरी जो स्लज हमारे पास है उसे रिमूव कर दिया गया और उसके बाद जो हमारे पास बचा वो क्या था, प्राइमरी एफ्लुएंट हमारे पास बचा। प्राइमरी एफ्लुएंट को हमने कहाँ डाला, एरिएशन टैंक में डाला। वहाँ पे क्या थे, बैक्टीरिया थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे। उन्होंने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया ने, एरोबिक बैक्टीरिया में जो प्राइमरी एफ्लुएंट में जो भी ऑर्गेनिक मैटर था उसे क्या कर दिया, उसे खाया। और जैसे जैसे वो ऑर्गेनिक मैटर को खाते जा रहे थे बैक्टीरिया, वैसे वैसे पानी क्या हो रहा है, प्योर हो रहा है। प्लस क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो बहुत जल्दी जल्दी अपना जो नंबर है वो इंक्रीज भी कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कम होगा, वैसे ही जो बीओडी होगा वो क्या होगा, वो भी कम होगा। बीओडी को आपको क्या बताया गया था, बीओडी होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि आप 1 लीटर पानी लीजिए। 1 लीटर पानी कैसा है, वो गंदा पानी है। अब उस गंदे पानी को प्योर करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की वहाँ पे डिमांड होती है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि किसी जो अशुद्ध पानी है, अशुद्ध पानी को शुद्ध करने के लिए वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो वहाँ पे ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी जितना गंदा पानी होगा उतनी ऑक्सीजन की डिमांड अधिक होगी, उतना ही बीओडी ज़्यादा होगा, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जितना ही प्योर पानी होगा उतनी ही क्या होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो उतना ही बीओडी क्या होगा, कम होगा। तो हमने क्या देखा, जब सीवेज का जो पानी था तो वहाँ पे उसकी जो बीओडी बहुत अधिक थी, तो उसे क्या क्या कर दिया गया, पहले फिजिकल ट्रीटमेंट उसका किया गया। फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, फिजिकल में जैसे कि फिजिकल ही जो वर्ड है किससे रिलेटेड है, बाहरी चीज़ों से रिलेटेड है। जो बाहरी चीज़ें थी जो फ्लोट हो रही थी वो निकाल दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो उसके फिर फिल्ट्रेशन के बाद जो महीन कण थे जिसमें मिट्टी थी या फिर और भी जो चीज़ें थी वो सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या हुआ, उसे रिमूव कर दिया गया। सेडिमेंटेशन के थ्रू जब रिमूव किया, हमारे पास जो प्राइमरी एफ्लुएंट आया उसमें क्या थे, बहुत सारे क्या थे, ऑर्गेनिक मैटर थे, बहुत सारे माइक्रोब्स थे। अब उस पानी को क्या करना था, प्योर करना था। तो उसने हमने क्या किया, एरेशन टैंक में डाला। एरेशन टैंक में क्या था, एरोबिक बैक्टीरिया थे। एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, एरोबिक जो बैक्टीरिया थे वो क्या कर रहे थे, जो ऑर्गेनिक खा रहे थे और उसी के द्वारा जो पानी था वो क्या हो रहा था, प्योर हो रहा था, साफ हो रहा था।
तो यहाँ पे हमने क्या कहा, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया का क्या मतलब है, वो बैक्टीरिया जिन्हें अपने सांस लेने के लिए, अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एरोबिक। तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया है तो यहाँ पे एरिएशन टैंक, जैसे कि नाम ही कर रहे हैं एरिएशन, यानी कि यहाँ पे क्या हम एयर भी प्रोवाइड कराएंगे, यानी ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि क्या होगा, जब जो बैक्टीरिया होगा वो रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करेगा, वो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसे तोड़ेगा, उसे तोड़ेगा यानी खाएगा, उसे तोड़ेगा और उससे एनर्जी कंज्यूम करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें ज़्यादा बैक्टीरिया की आवश्यकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा बैक्टीरिया की यहाँ पे आवश्यकता है ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए। अब यहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया हैं तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी अधिक बैक्टीरिया हैं उतना अधिक रेस्पिरेशन हो रहा है, उतना अधिक श्वसन हो रहा है। जितना अधिक श्वसन होगा उतनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी उतनी ही क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बीओडी होगा। हमने क्या देखा, फिर जब जैसे जैसे जो बैक्टीरिया थे उन्होंने नंबर इंक्रीज किया और क्या था, ऑर्गेनिक मैटर को खाया, धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक मैटर कम होता चला गया। अब जब ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की एक्टिविटी भी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले उनके पास काम ज़्यादा था। काम क्या था? काम ये था कि ऑर्गेनिक मैटर को उन्हें खाना था, ऑर्गेनिक मैटर उनका भोजन है, उनका फूड है। जब ज़्यादा था तो उनकी एक्टिविटी ज़्यादा थी, जब एक्टिविटी ज़्यादा थी तो वो रेस्पिरेशन कर रहे थे ज़्यादा और ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा थी। धीरे धीरे क्या हुआ, जो ऑर्गेनिक मैटर था वो कम होता चला गया और जो बैक्टीरिया थे उनकी भी एक्टिविटी अब कम होगी, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम होगी और जो बीओडी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड था पहले अधिक थी और अब क्या हो गई, कम हो गई है। साथ ही आपने क्या देखा, आपने देखा कि बीओडी, अगर हम कहें कि किसी पानी की बीओडी अधिक है, इसका मतलब है कि वो पोल्यूटेड है, वो प्रदूषित है। और अगर हम कहेंगे कि किसी पानी का बीओडी कम है, इसका मतलब है कि वो शुद्ध है, वो प्योर है। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे पूरा पानी यहाँ पे प्योर हो गया। अब इसको दूसरे हमने चैम्बर में डाला, वहाँ पे सेडिमेंटेशन के लिए रख दिया, यानी कि उसे अब क्या कर दिया, उस पानी को शांत छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया थे, कौन से बैक्टीरिया, जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, वो यहाँ पे नीचे बैठ जाते हैं। अब जब इसे नीचे बैठ जाते हैं तो इसे हमने क्या कहा, एक्टिवेटेड स्लज कहा। एक्टिवेटेड स्लज क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे। तो प्राइमरी स्लज हमारे पास क्या आया था, प्राइमरी स्लज हमारे पास आया था कि जब हमने फिजिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे। और एक्टिवेटेड स्लज कब आएगा, जब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बायोलॉजिकल वर्ड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि माइक्रोब्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिवेटेड स्लज हो गया। कौन हो गया एक्टिवेटेड स्लज, जो बैक्टीरिया थे, जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, वो यहाँ पे नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर जो पानी होता है वो साफ होता है। जो साफ पानी होता है उसे हम वाटर बॉडीज में क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी जो जल निकाय होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो जल निकाय में से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके बाद फिर क्या आता है, जो एक्टिवेटेड स्लज है, पूरे जो ये एक्टिवेटेड स्लज को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे इसे रिमूव करने से पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एनारोबिक बैक्टीरिया को ऐड किया। एनारोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया कि जो एरोबिक बैक्टीरिया थे उन्हें किल कर दिया, उन्हें खा दिया और यहाँ पे पानी पूरा क्लीन हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो एक्टिवेटेड स्लज था ये तो क्या हो गया, पूरा रिमूव हो जाता है। उसका जो थोड़ा जो अमाउंट है वो क्या होता है, एरिएशन टैंक में डाल दिया जाता है। वो क्यों डाला जाता है, क्योंकि फिर से जो सीवेज का जो पानी आएगा उसके ट्रीटमेंट के लिए जो एक्टिवेटेड स्लज की थोड़ी सी मात्रा एरिएशन टैंक में डाल दी जाती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो सीवेज का जो पानी है उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे यहाँ तक की जो बात थी ये हमने कल कर ली थी। और उसके बाद जो हमारे पास नया टॉपिक आता है वो आता है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो हमारे पास जब नया टॉपिक आया तो हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं जो माइक्रोब्स होते हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं और हमें क्या देते हैं, हमें लाभ देते हैं। तो इसमें हमने जब सबसे पहले बात की थी तो हमने कहा था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो घरों में जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो निर्माण होता है उनमें भी जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे माइक्रोब्स के बारे में बात की थी। सेकेंड हमने क्या देखा, सेकेंड हमने देखा था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी कि जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट हो रहे हैं, जबकि जिसमें हमने किसके बारे में बात की थी, हमने अल्कोहल की बात की थी, हमने उसमें और किसकी बात की थी, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उसकी बात की थी। तो यहाँ पे जो इनका जो प्रोडक्शन हो रहा है इसमें भी क्या था, इसमें भी माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा योगदान था।
थर्ड हमने बात की थी जो सीवेज का जो ट्रीटमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं। कौन से माइक्रोब यूज हो रहे हैं? बैक्टीरिया यूज हो रहा है। दो प्रकार के बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं। पहला हमने एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया, एरोबिक यानी जिन्हें की अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की डिमांड होती है। सेकेंड हमने कौन से बैक्टीरिया यूज किए? एनारोबिक किए, एनारोबिक यानी कि उन्हें ऑक्सीजन की डिमांड उन्हें नहीं होती है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आया वो आया माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब हम देखेंगे कि माइक्रोब्स की हेल्प से किस प्रकार से बायोगैस का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि माइक्रोब्स किस प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल हैं। तो ये पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जो बायोगैस का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, वो हम इमेज के थ्रू पहले समझेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें स्टेप हैं। सबसे पहला क्या है कि आपने क्या किया कि एक गड्ढा खोद, ये क्या है, जो जमीन से नीचे एक गड्ढा खोदा गया है। कितना है ये? 10 से 15 फीट का एक गड्ढा यहाँ पे खोदा गया है। जब 10 से 15 फीट का गड्ढा यहाँ पे खोदा गया तो यहाँ पे फिर इसमें क्या ऐड किया गया? जो काव डंग होता है यानी जो गोबर होता है, गोबर को किस में ऐड किया गया? गोबर को पानी में मिक्स किया गया। गोबर को जब पानी में मिक्स किया गया तो यहाँ पे इसे ऐड किया गया। ये आप देख रहे हैं कि वेस्ट वाटर फीड, यानी यहाँ पे क्या है, गोबर प्लस पानी का जो मिक्सचर था इस गड्ढे में उसे क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। तो हमने देखा जो गोबर होता है, जो काव डंग होता है, काव डंग में क्या होता है? काव डंग में जो डंग होता है उसमें जो काव कंज्यूम करती है वो सेल्यूलोज कंज्यूम करती है। जो भी वो घास लेती है वो क्या कंज्यूम करेगी? वो करेगी सेल्यूलोज को कंज्यूम करेगी। तो जब गाय का जो गोबर होता है उसमें क्या होता है? अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज होता है। उसमें क्या होगा? अनडाइजेस्टेड इसमें क्या होगा? अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज होता है। अब जब अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज होता है तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो गाय होती है, गाय में जो सेल्यूलोज का जो डाइजेशन होता है वो कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं मेथेनोजन कहते हैं, और इस मेथेनोजन एक ग्रुप है। और एक पर्टिकुलर अगर हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो वो क्या होता है? मेथेनोबैक्टीरियम होता है, जो कैसा होता है? एनारोबिक होता है। अभी तक हमने क्या बात की? हमने कहा कि जो काव होती है, काव ने क्या किया? काव घास को खाती है। घास में क्या होता है? सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, और सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए एक बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि सेल्यूलोज का जो डाइजेशन होगा वो एक बैक्टीरिया के द्वारा होगा काव के स्टमक में। तो उन बैक्टीरिया को हमने क्या कहा था? उसे हमने कहा था मेथेनोजन। उसे हमने क्या कहा था? मेथेनोजन कहा था। मेथेनोजन क्या होता है? ग्रुप होता है, और पर्टिकुलर बैक्टीरिया का क्या नाम है? मेथेनोबैक्टीरियम है। तो मेथेनोजन ने क्या किया? सेलुलोज का डाइजेशन किया। जब सेलुलोज का डाइजेशन किया तो पार्शियल डाइजेशन होता है। जो गोबर हमें मिला, यानी कि यहाँ पे हमने क्या डाला? हमने गोबर प्लस पानी का मिक्सचर है ये। अब गोबर और पानी में क्या है? अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है, अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है। अनडाइजेस्टेड यानी कि पार्शियली उसका डाइजेशन हुआ है, कंप्लीटली डाइजेशन नहीं हुआ है। अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है, प्लस इसमें क्या है? मेथेनोजन भी है। मेथेनोजन में कौन सा बैक्टीरिया हमने बोला? हमने कहा मेथेनोबैक्टीरियम इसमें है। और मेथेनोबैक्टीरियम किस प्रकार का यहाँ पे बैक्टीरिया है? वो एनारोबिक है। एनारोबिक यानी उसे अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है? यहाँ पे कुछ दिन के लिए यहाँ पे ये गोबर प्लस पानी का मिक्सचर छोड़ दिया जाता है। गोबर में क्या है? सेल्यूलोज प्रेजेंट है। सेल्यूलोज के साथ साथ क्या है? मेथेनोजन बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मेथेनोजन बैक्टीरिया ये अनडाइजेस्टेड जो सेल्यूलोज है इसे यहाँ पे क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। यानी कि ये जो सेल्यूलोज है इसका जो पाचन है वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है गोबर में जो सेल्यूलोज है, और गोबर में मेथेनोजन भी प्रेजेंट है। तो अब जब यहाँ पे हमने क्या किया? गड्ढा खोदा जमीन के नीचे, यहाँ पे गोबर और पानी का मिक्सचर डाल दिया। इस गोबर में अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज भी था, यानी कि जो वो सेल्यूलोज जिसका पूरा पाचन नहीं हुआ है, और मेथेनोजन बैक्टीरिया भी थे। मेथेनोजन बैक्टीरिया ने क्या किया? इस सेल्यूलोज का डाइजेशन करना शुरू कर दिया, यानी सेल्यूलोज को खाता है और उसका डाइजेशन शुरू कर देता है। जब यहाँ पे ये डाइजेशन करेगा तो डाइजेशन करते दौरान कुछ गैसें यहाँ पे निकलती हैं। मेथेन हो गई है, हाइड्रोजन हो गई है, और CO2 की है।
तो ये जब गैसें निकलती हैं और इन गैसेस को हम क्या करते हैं अपने घरों में यूज करते हैं ईंधन के रूप में। इन गैसों को हम क्या करते हैं ईंधन के रूप में हम इसे यूज करते हैं। और ये जो बचा इसे हम एज अ मैन्योर यानी कि खाद के रूप में, इसे हमने कैसे यूज किया, खाद के रूप में यूज किया। और इन गैसेस को हमने कैसे किया, जिसे आप बायोगैस कह रहे हो उसे हम क्या कहते हैं गोबर गैस भी कहते हैं। और इस गैस को हम कैसे यूज करते हैं एज अ ईंधन यानी ईंधन के रूप में हम इसे क्या करते हैं यूज करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं कि जो बायोगैस होता है बायोगैस का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। तो बायोगैस के फॉर्मेशन के लिए हमने मेनली ये पढ़ना है कि माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों का किस प्रकार से उसमें भागीदारी है। हमने क्या किया, हमने किया कि जो जमीन थी, जमीन में एक गड्ढा खोदा, 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा उसमें खोदा जाता है। उसमें क्या किया जाता है, फिर गोबर और पानी के मिक्सचर को उसमें डाल दिया जाता है। गोबर और पानी के मिक्सचर को डाल के ये एक वेसल यानी एक बर्तन टाइप का यहाँ पे एक लगा दिया जाता है, जहाँ पे क्या होती है गैसें इकट्ठा होती हैं। यहाँ पे क्या होगी गैसें इकट्ठा होंगी और इस ये जो पाइप आपको दिख रहा है, इस पाइप के थ्रू जो गैस होती है वो निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गोबर प्लस पानी का जो मिक्सचर था उससे क्या हुआ, गोबर में हमने कहा कि अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज था, यानी कि जो ऐसा सेल्यूलोज जिसका पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है। और सेल्यूलोज का जो पाचन करते हैं वो मेथेनोजन बैक्टीरिया करते हैं। तो गोबर में सेल्यूलोज भी प्रेजेंट था, मेथेनोजन बैक्टीरिया भी प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर जब हमने उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, यहाँ पे गोबर प्लस पानी के मिक्सचर को क्या कर दिया, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया गया। तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो मेथेनोजन बैक्टीरिया थे उन्होंने सेल्यूलोज का पाचन करना शुरू कर दिया। वो सेल्यूलोज को खाते हैं और उसका डाइजेशन करते हैं, उसका पाचन करते हैं। जैसे जैसे वो पाचन करते रहते हैं कुछ गैसें निकलती हैं। कौन कौन सी गैसें निकल रही हैं, मीथेन निकल रही है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ये जो गैसें होती हैं इन्हीं गैसें को हम बायोगैस भी कहते हैं या गोबर गैस भी कहते हैं। और इन गैसों का प्रयोग कहाँ पे होता है, ईंधन के रूप में हो रहा है। प्लस यहाँ पे गैसें निकलती है और जो हमारे पास यहाँ पे जो बचा हुआ हमारे पास मटेरियल बचा उससे हम एज अ मैन्योर खाद के रूप में हम कहाँ इसे अपने खेतों में यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गैस का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, नेचुरली हो रहा है बिना किसी नुकसान के। यानी कि यहाँ पे जो हार्मफुल गैसें नहीं निकल रही, जो गैसें निकल रही हैं उन्हें हम ईंधन के रूप में यूज कर रहे हैं। और जो वहाँ पे वेस्ट बच रहा है उस वेस्ट को हम खाद के रूप में यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, बायोगैस का फॉर्मेशन हो रहा है। और बायोगैस में जो बैक्टीरिया है वो कौन है, मेथेनोजन बैक्टीरिया है। उस मेथेनोजन बैक्टीरिया का नाम क्या है, मेथेनोबैक्टीरियम। अब इसी प्रोसेस को हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है। तो हम देखेंगे बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि बायोगैस क्या है, बायोगैस मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है बायोगैस। तो और वो कैसे प्रोड्यूस होती है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो प्रोड्यूस होती हैं, उत्पादित होती हैं। इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। मीथेन इज अ प्रीडोमिनेंट गैस प्रेजेंट इन अ बायोगैस। यानी मेनली यहाँ पे क्या बन रही है, मेनली यहाँ पे मीथेन गैस बन रही है, CH4 जिसे हमने कहा था। नेक्स्ट आप देखेंगे सर्टेन बैक्टीरिया ग्रो अंडर एनारोबिक कंडीशन एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कुछ बैक्टीरिया क्या आते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे the bacteria which produce gaseous mixture are collectively known as methanogen। तो जो भी गैसें मेथेन का प्रोडक्शन कर रही हैं, CO2 का प्रोडक्शन कर रही हैं और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रही हैं, उन बैक्टीरिया को हम कंबाइनली कहते हैं मेथेनोजन। यानी सामान्य रूप से हम उन्हें मेथेनोजेंस कहते हैं। अगर यहाँ पे नाम बोला जाए कि उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो नाम क्या आएगा, मेथेनोबैक्टीरियम यहाँ पे आएगा, इज वन सच मेथेनोजेंस। यानी कि जो मेथेनोजेन में से एक बैक्टीरिया का नाम क्या है, उसका नाम है मेथेनोबैक्टीरियम। नेक्स्ट आप देखेंगे मेथेनोबैक्टीरियम इज प्रेजेंट इनसाइड द रूमेन ऑफ अ कैटल एंड द स्लज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट। अब आपको बताया जा रहा है ये जो मेथेनोबैक्टीरियम है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये काव के रूमेन में प्रेजेंट होता है, यानी काव के अंदर प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे द मेथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल डाइजेस्ट द सेल्यूलोज प्रेजेंट। तो जो मेथेनोबैक्टीरियम का क्या काम है, उसका मेनली काम यही है कि सेल्यूलोज का ये क्या करता है, पाचन करता है, डाइजेशन करता है। The dung then produced by the cattle contain these methanogen which can be used for the production of biogas also known as gobar gas।
तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, यही आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ जो बैक्टीरिया, कुछ एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है जिसे हम मेथेनोजेंस कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम मेथेनोजेंस कहते हैं। इनमें से एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है जो आपको याद रखना है, मेथेनोबैक्टीरियम। तो ये जो मेथेनोबैक्टीरियम होता है ये काव के डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होता है, काव के रूमेन में प्रेजेंट होता है, यानी कि काव या गाय के क्या होता है, रूमेन में प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या है, सेल्यूलोज का डाइजेशन करना। तो जब भी काव ने क्या किया, घास खाया और भी अन्य चीजें खाई, तो फिर उसमें क्या था, सेल्यूलोज था। और मेथेनोबैक्टीरियम ने क्या कर दिया कि वो जो सेल्यूलोज था उसका पाचन किया। जब हमें गोबर मिलता है, जब गाय ने क्या किया, गाय से गोबर मिलता है, तो गोबर में क्या आता है, गोबर में भी कुछ मात्रा में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल्यूलोज का पूरा पाचन नहीं होता है, गोबर में सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होगा और कुछ मेथेनोबैक्टीरियम गोबर के साथ बाहर निकल आते हैं। यानी गोबर, अब जो गोबर आप देखते हो उसमें बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, मेथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है। साथ ही क्या होता है, अनडाइजेस्टेड सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होता है। तो फिर क्या हुआ कि वो जो गोबर के साथ बैक्टीरिया बाहर आ गए, तो हमने क्या क्या कर दिया, गोबर को पानी के साथ घोला, मिक्स किया, उसे एक गड्ढे में डाला और उसे ऐसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। जो बैक्टीरिया उसमें था, मेथेनोबैक्टीरियम, उसने क्या कर दिया, उसने फिर से सेल्यूलोज का पाचन शुरू कर दिया। जब उसने पाचन शुरू किया तो कुछ गैसें वहां पे निकली हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, मीथेन पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा था और हाइड्रोजन पढ़ा था। अब इन्हीं गैसेस को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ ईंधन के रूप में हम इन्हें यूज करते हैं। और इन्हीं गैसेस को हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं या गोबर गैस कहते हैं। तो जब भी बायोगैस का नाम आपके पास आएगा तो आप क्या, तीन गैसेस का नाम याद रखेंगे, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और हाइड्रोजन हो गया। लास्ट में हमने क्या देखा, जब गैसेस का फॉर्मेशन हो गया, जो प्रोडक्ट लास्ट में बचा उसे हम एज अ खाद के रूप में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसमें आपने क्या रखना है, याद रखना है, आपने याद रखना है कि जो बायोगैस है, बायोगैस का फॉर्मेशन किस चीज से हो रहा है, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया है। आप ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का नाम क्या है, मेथेनोजन है, और एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का क्या नाम है, मेथेनोबैक्टीरियम उसका नाम है। साथ ही आपको क्या याद, कौन कौन सी गैसें यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, और लास्ट में आपने क्या कर दिया, जो वहाँ पे मटेरियल बचा था उसे खाद के रूप में आपने उसका उपयोग कर दिया। तो ये जो भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं आप अपनी कॉपी में से नोट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, वो आपको देखना है कि ये जो बायोगैस प्लांट होते हैं ये किन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जो बुक में दो नाम यहाँ पे दिए गए हैं, पहला है IARI, पहला है IARI, और जो दूसरा है वो है KVIC। तो IARI की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और KVIC की जो फुल फॉर्म है वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इन जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हीं के द्वारा जो बायोगैस के प्लांट लगाए जाते हैं। आपकी जो बुक में दोनों के नाम दिए गए हैं, आपको दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। IARI की फुल फॉर्म क्या मैंने आपको बताई है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और KVIC की क्या फुल फॉर्म बताई है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो ये जो IARI है ये कहाँ है, दिल्ली में प्रेजेंट है। तो आपको क्या रखना है, दोनों के नाम याद रखने हैं, दोनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। आपकी बुक में दिया गया है तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारे पास नई जो हेडिंग आती है, अब हम देखेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अभी तक तो हमने देखा कि बायोगैस के फॉर्मेशन में जो माइक्रोब्स है वो किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब हम देखेंगे जो माइक्रोब्स होते हैं वो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायो कंट्रोल क्या होता है। बायो कंट्रोल में क्या होता है, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, बायो प्लस कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ लिविंग कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जिन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। जब जहाँ भी बायो वर्ड आ जाता है वहाँ पे कहते हैं, वहाँ वो जीवन से संबंधित होता है, लाइफ से संबंधित होता है। तो बायो कंट्रोल में क्या हो रहा है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। अब ये किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं हमारे लिए हार्मफुल है, कुछ क्या होते हैं, कुछ क्रॉप के लिए नहीं, फसलों के लिए हार्मफुल होते हैं। तो उन ऑर्गेनिज्म को क्या कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी में हम देखेंगे कि जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें किस प्रकार से यूज किया जाता है अन्य जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज बायो कंट्रोल। तो बायो कंट्रोल में हम देखेंगे द नेचुरल मेथड ऑफ
mating and controlling the insect, pest and other disease causing agent using their natural biological enemies is called biocontrol और biological control। क्या आपको यहाँ पे बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, यानी कि जो बीमारियों को पैदा करते हैं। अब ये बीमारियां कहीं भी हो सकता है कि ये फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हों या किसी अन्य चीज को नुकसान पहुंचा रहे हों। तो कुछ होते हैं जैसे कि डिजीज कॉजिंग एजेंट कौन कौन से हमारे पास आए हैं, इंसेक्ट आए हैं और पेस्ट आए हैं। तो ये जो इंसेक्ट और ये जो पेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, डिजीज को कॉज करते हैं, बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे हम फसलों का एग्जाम्पल लेते हैं। हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ फसलें ले ली, कुछ फसलें होती हैं जो इंसेक्ट और पेस्ट के द्वारा क्या होती हैं, इंसेक्ट और पेस्ट के द्वारा वो डैमेज हो जाती हैं, यानी वहाँ पे डिजीज हो जाती है। तो इन इंसेक्ट और पेस्ट को क्या किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए हम किसी अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, बायो कंट्रोल कहते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, द नेचुरल मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड कंट्रोलिंग द इंसेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन एंड कंट्रोलिंग हो रहा है, यानी कि अगर हम इंसेक्ट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, यहाँ पे बायो कंट्रोल नाम ही इंडिकेट कर रहा है कंट्रोल करना है, पूर्ण रूप से उन्हें खत्म नहीं करना है। यानी इंसेक्ट और पेस्ट की अगर बात हो रही है तो इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करना है, पूर्ण रूप से उन्हें खत्म नहीं करेंगे हम, क्योंकि इंसेक्ट और पेस्ट का भी जो फूड आपने फूड जाल देखा था, यानी कि जो भोजन जाल आपने देखा था, फूड चेन में आपने देखा था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक इम्पोर्टेंस है, वैसे ही इंसेक्ट और पेस्ट का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनकी संख्या कम होगी, ना कि इन्हें पूर्णतः खत्म किया जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इन्हें जो कंट्रोल किया जाता है, किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, कुछ नेचुरल बायोलॉजिकल एनिमीज के द्वारा किया जाता है। अब जो इंसेक्ट और पेस्ट होंगे, इंसेक्ट और पेस्ट के कुछ जो नेचुरल एनिमीज होंगे, एनिमीज कौन होते हैं, जो उन्हें खाएंगे, उनका यूज करके फिर इन्हें कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, इसी प्रोसेस को हमने बायो कंट्रोल कहा या बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा। नेक्स्ट आप देखेंगे द एजेंट विच आर एम्प्लॉयड फॉर दिस आर कॉल्ड बायो कंट्रोल एजेंट। अब बायो कंट्रोल एजेंट कौन होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, उन्हें हमने कहा बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स आर वन ऑफ देम। जो माइक्रोब्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल जो एजेंट होते हैं उनमें से एक होते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो बायो कंट्रोल होता है वो क्या होता है। हमने देखा कि कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें हमने इंसेक्ट और पेस्ट का एग्जांपल लिया, वो क्या करते हैं, बीमारियों को कॉज करते हैं। तो जब इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो इनकी संख्या को कम करने के लिए हम किसी अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं, इन इंसेक्ट और पेस्ट की संख्या को कम करने की जो प्रोसेस होती है उसे हमने कहा बायो कंट्रोल। क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की संख्या को कम कर रहे हैं, इंसेक्ट और पेस्ट को कम कर रहे हैं, तो हमने कहा बायो प्लस कंट्रोल, यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कम कर रहे हैं। अब जो इन ऑर्गेनिज्म को कम कर रहे हैं, जो पेस्ट और इंसेक्ट को कम कर रहे हैं, उन एजेंट को हमने क्या कहा, बायो कंट्रोल एजेंट। तो और बायो कंट्रोल एजेंट हमने क्या देखा, हमने कहा कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स भी बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं। यानी कि माइक्रोब्स ही नहीं बल्कि और अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं। पर उनके साथ साथ हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि माइक्रोब्स किस प्रकार से एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में अपनी भूमिका यहाँ पे निभाते हैं। तो पहले आप बायो कंट्रोल की डेफिनेशन को यहाँ पे नोट करेंगे कि बायो कंट्रोल जो होता है वो किसे कहते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट। यानी अब हम पढ़ेंगे कि जो बायो कंट्रोल हो रहा है वो माइक्रोब्स के द्वारा किस प्रकार से हो रहा है। तो आपके पास आएगा जो लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर टू कॉमन इंसेक्ट विच आर एम्प्लॉयड टू इरेडिकेट एफिड्स एंड मॉस्किटोज रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे क्या है, लेडी बर्ड का नाम है, दूसरा ड्रैगन फ्लाई का नाम है, याद आए। तो यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे ये आपको जो रेड कलर में दिख रही है ये क्या है, ये लेडी बर्ड है, और ये जो आपको इमेज दिख रही है ये क्या है, ड्रैगन फ्लाई है। अब आप कहेंगे हम तो माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे इंसेक्ट कहाँ से आ गए। तो ये जो एग्जाम्पल है आपकी नोटबुक में दिए गए हैं, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई दोनों का ही नाम आपकी बुक में दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि लेडी बर्ड
किस चीज के लिए यूज होता है, किसको कंट्रोल करता है, और ड्रैगन फ्लाई किसे कंट्रोल करता है। तो आपने क्या पढ़ा, आपने देखा लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर टू कॉमन इंसेक्ट विच आर एम्प्लॉयड टू इरेडिकेट एफिड्स एंड मॉस्किटो। एफिड्स और मॉस्किटो को दोनों क्या करते हैं, दोनों एफिड्स और मॉस्किटो को कम करते हैं, उनकी जो संख्या होती है उसे कम करते हैं। तो लेडी बर्ड किसे करेगा, लेडी बर्ड करेगा एफिड्स को, यानी कि लेडी बर्ड किसे करेगा, यहाँ पे एफिड्स का आपको नाम दिखाई दे रहा है, लेडी बर्ड ने किसे किया, एफिड्स को किया, और ड्रैगन फ्लाई ने किसे किया, मॉस्किटो को किया। तो आपको क्या याद रखना है कि लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई जो होती हैं कॉमन इंसेक्ट होती हैं, जिसे हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज करते हैं। तो जो लेडी बर्ड होगी वो किसे खाएगी, वो एफिड्स को खाती है, और जो ड्रैगन फ्लाई होती है वो किसे खाती है, वो मॉस्किटो को खाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अदर देन इंसेक्ट माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो ये क्या बता रहा है कि इंसेक्ट के अलावा भी क्या होते हैं, इंसेक्ट के अलावा भी जो माइक्रोब्स होते हैं वो बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं। इससे पहले हमने क्या देखना है, हमने यहाँ पे पेस्ट और पैथोजन दो नाम हमारे पास आते हैं। तो जो पेस्ट होता है वो पेस्ट किससे रिलेटेड होगा, पेस्ट होगा जो एनिमेलिया से रिलेटेड होगा, और पैथोजन किससे रिलेटेड होगा, पैथोजन होगा माइक्रोब से रिलेटेड। इसीलिए आप दोनों वर्ड को यहाँ पे मिक्स नहीं करेंगे, पेस्ट अलग है और पैथोजन अलग है। तो यहाँ पे आप आगे देखेंगे, दीज माइक्रोब्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड प्रोटोजोन्स। अब आपको बताया जा रहा है कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यहाँ पे यूज होते हैं। तो कौन कौन से आए हमारे पास आया बैक्टीरिया आया, फंजाई आया, वायरस आया और प्रोटोजोन्स आए। नेक्स्ट हम देखेंगे, माइक्रोब्स एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट इन 3 वेज, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में 3 तरीके से काम करते हैं। कैसे करेंगे, आइदर दे कॉज डिजीज इन द पेस्ट, या तो वो पेस्ट में क्या करेंगे, डिजीज कर देंगे, कोई बीमारी कर देंगे, या फिर उसे कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, जो लेडी बर्ड होती है, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई का आपको नाम याद रखना है। ये दोनों ही क्या होते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यहाँ पे यूज होते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट कौन होते हैं, कि जो उन इंसेक्ट को या उन पेस्ट को खत्म करते हैं जो कि क्या होते हैं, जो बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि हम मोस्टली इन्हें कहाँ पे देखा जाता है, जैसे कि हमने देखा, जैसे कि यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है, वो मॉस्किटो को क्या कर रहा है, मॉस्किटो को किल कर रहा है। मॉस्किटो यानी मच्छर के नंबर को कम कर रहा है। तो जो मच्छर होता है, मच्छर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे जो एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, उन्हें हमने क्या कहा, बायो कंट्रोल एजेंट कहा। तो लेडी बर्ड किसे कंट्रोल करती है, एफिड्स को करती है, और ड्रैगन फ्लाई किसे करता है, मॉस्किटो को करता है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो माइक्रोब्स होते हैं, अपने जो अलग अलग कैटेगरी के जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट काम करते हैं। तो उनमें से बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और प्रोटोजोन सारे ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपने क्या देखा, आपने देखा जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपने अलग अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं इन इंसेक्ट को, इन पेस्ट को। कुछ तो क्या करते हैं, कुछ या तो पेस्ट में कुछ बीमारियां कॉज कर देंगे जिससे कि वो बीमारियों को ना फैला सके, और कुछ क्या करती है, पेस्ट को कम्प्लीटली खत्म कर देते हैं। तो ये हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो किस प्रकार से, कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं जो कि एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यहाँ पे यूज होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेंगे कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो किस प्रकार से एज अ बायो कंट्रोल एजेंट का यहाँ पे काम करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी हैज एक्सटेंडेड वाइडली एंड हैज डेवलप्ड मैनी बायो कंट्रोल एजेंट। फॉर एग्जाम्पल बैसिलस thuringiensis। हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक एग्जाम्पल आया, किसका आया, बैसिलस thuringiensis का, which is often referred to as a BT। अब हम बैसिलस thuringiensis को क्या कहते हैं, BT कहते हैं। तो BT क्या है, BT इज अ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट। BT क्या है, एक माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट है। तो यहाँ पे इससे आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जो BT है, यानी कि जो बैसिलस thuringiensis है, इसमें क्या होता है, इसमें एक जीन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम BT की बात कर रहे हैं यहाँ पे, BT।
बीटी में एक जीन प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्राई जीन कहते हैं, जिसे हमने क्या कहा, क्राई जीन कहा। अब ये जो क्राई जीन होता है ये एक प्रकार की प्रोटीन को रिलीज करता है, एक प्रकार की प्रोटीन को उत्पादित करता है, जिसे क्या कहते हैं, क्राई प्रोटीन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्राई प्रोटीन। अब ये क्राई प्रोटीन कैसी होती है, ये क्राई प्रोटीन होती है टॉक्सिक, टॉक्सिक यानी जहरीली। क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा बीटी के बारे में। बीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। तो बीटी में क्या होता है, एक जीन प्रेजेंट होता है जिसे हम क्राइजीन कहते हैं, और क्राइजीन में क्या प्रेजेंट होता है, क्राई प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्राई प्रोटीन कैसा होगा, टॉक्सिक होगा यानी हार्मफुल होगा, जहरीला होता है। तो यहाँ पे क्या आता है कि अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो क्राइजीन है, इस क्राइजीन को काट कर क्या कर दिया जाता है, प्लांट के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे ही प्लांट के अंदर ये जो जीन डाल दिया जाता है, अगर कोई भी उसे जैसे कि अगर कोई वर्म अगर उसे खाएगा, कोई कीड़ा उसे खाएगा, तो ये जो क्राइजीन होता है ये क्या कहाँ चला जाएगा, वो जो कीड़ा होता है, जो वर्म होता है उसकी गट में चला जाता है, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाता है। जैसे ही डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है, ये जो क्राई प्रोटीन होता है, ये क्राई प्रोटीन वहाँ पे क्या कर देता है, वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे कैसा है ये, जब बीटी में है ये जब बीटी के अंदर ये जो प्रोटीन है तो कैसे ही है, इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। जैसे ही ये वर्म यानी उस कीड़े की गट में जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही एक्टिव होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगा, और जो वर्म है उसकी मृत्यु यहाँ पे हो जाती है। तो ये तो क्या था, ये बायोटेक्नोलॉजी में था। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जीन को कट करके कहाँ डाला जा रहा है, प्लांट के अंदर इंसर्ट कराया जा रहा है। पर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जब बायो कंट्रोल एज अ बायो कंट्रोल एजेंट में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से बीटी का यूज करते हैं, तो आप देखेंगे, स्प्रेइंग द सॉल्यूशन ऑफ बीटी मेड ऑफ स्पोर्स ऑन अ प्लांट विल किल द butterfly, caterpillars, the spores that are ingested release toxin in the gut of the larva and kill them। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, बीटी का क्या होगा, यहाँ पे हमने बीटी का सॉल्यूशन हमने लिया, यानी कि पैकेट में बीटी आता है, पैकेट को कट किया, सॉल्यूशन बनाया बीटी का, और उसे प्लांट पे स्प्रे कर दिया। अब प्लांट पे स्प्रे किया तो क्या हुआ, जो टॉक्सिन था, टॉक्सिन जो प्लांट के लीफ पे और प्लांट की पूरी बॉडी पे आ गया। जैसे ही किसी बटरफ्लाई ने, किसी कैटरपिलर्स ने उसे खाया, उसमें क्या हुआ, वो जो प्रोटीन था, क्राई प्रोटीन फिर उनकी गट में चला गया, और वो जो प्रोटीन था वो एक्टिव हो गया, उसने क्या कर दिया, टॉक्सिन रिलीज कर दिया। यहाँ पे जैसे ही टॉक्सिन रिलीज किया तो जो वर्म था उसकी क्या हो गई, वहाँ पे मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं कि कैसे जो माइक्रोब्स हो रहा है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट वहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।